Hello, everybody. Welcome to Literary Academia. My name is Amrita, and today I'm going to discuss W.B. Yeats. एलटी ग्रेड के सिलेबस में W.B. ईट्स की दो पोएम्स हैं, द सेकंड कमिंग एंड सेलिंग टू बाइजेंटियम। दो पोएम्स हैं और हम सबसे पहले दो क्वेश्चन तो करेंगे ही, एक द सेकंड कमिंग पे और एक सेलिंग टू बाइजेंटियम पे। फिर आगे चल के अगर लगेगा कि और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो उसको भी किया जाएगा, लेकिन पहले एक एक क्वेश्चन ऐसा बनाया है मैंने कि उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक, तो जो पहला क्वेश्चन है आज का वो है ये सेकंड कमिंग से मैंने लिया है। और एक मिनट में पेन ले लूँ। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है क्रिटिकली डिस्कस। ध्यान देंगे, क्रिटिकली डिस्कस डब्ल्यू बी ईट्स द सेकंड कमिंग एज अ, ठीक है, एज अ poem that presents a powerful vision of। अब यहां से मेन कीवर्ड्स आपका शुरू होता है। विजन ऑफ मॉडर्न केओस, मोरल कोलैप्स एंड द लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज थ्रू इट्स रिच सिंबॉलिज्म एंड इमेजरी। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या है। पहली बात कि किस तरीके से इस पोयम में मॉडर्न केओस को दिखाया गया है। ठीक है, एक बात, मोरल कोलैप्स को दिखाया गया है। मोरली जो सोसाइटी है वो टूट चुकी है, कोलैप्स हो चुकी है। एंड द लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज, ट्रेडिशनल वैल्यूज भी लॉस्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। किसके माध्यम से? इट्स रिच सिंबॉलिज्म एंड इमेजरी। तो ये जो थीमेटिक स्टडी है ये तो आया ही है, मॉडर्न केओस, मोरल कोलैप्स, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज, साथ ही साथ सिंबॉलिज्म एंड इमेजरी भी के माध्यम से आपको दिखाना है। तो इन अ वे आपका सिंबॉलिज्म एंड इमेजरी भी तैयार हो रहा है। अब वो क्वेश्चन कैसे भी ट्विस्ट करके पूछे, हो सकता है कि सिंबॉलिज्म एंड सिर्फ इमेजरी पूछ दे तो भी ये आंसर आपका कुछ हद तक काम कर देगा। और मॉडर्न कियोस, मोरल कोलैप्स, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज, ये थीमेटिक स्टडी है। ठीक है, तो ये तो है ही इसमें। तो कुल मिला के ये पोयम कई तरीके से, इसीलिए कहा गया है क्रिटिकली डिस्कस। ये जो ये जो क्वेश्चन है ये कई तरीके से इस पोयम को कवर करता है। ठीक, एक क्वेश्चन अगर आप तैयार कर ले रहे हैं और दिमाग लगाएंगे तो आप दो तीन चार क्वेश्चन भी आप इससे घुमा के कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग पूछ रहे थे कि कोई बुक है क्या एलटी ग्रेड मेंस के लिए, या आपकी लिखी हुई या कोई भी। देखिए आप जाइए, अब तो माहौल बना हुआ है पूरा, आप जाइए किसी भी शॉप पे जाइए और देखिए कि एलटी ग्रेड की कोई बुक आई है कि नहीं आई है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जो सेकेंडरी बुक्स बेचते हैं, मतलब उनकी बुक्स पब्लिश होती हैं, आप लोगों ने प्री के लिए पढ़ा ही है। तो जाइए उन राइटर्स की अगर बुक आई है, आप अपने दिमाग से, अपने इंटेलेक्ट से देखिए कि कौन सी बुक आपको अच्छी लग रही है। कोई भी एक बुक लेके चले आइए। ठीक है, और एक एक ही बुक लेके आइएगा, उस एक बुक को की हेल्प बस लीजिए। 10 बुक्स खरीदने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कोई एक बुक जो आपको अब तक उस राइटर की अच्छी लगी हो, तो आप कोई भी एक बुक लेके चले आइए और उसको पढ़िए। जो यहाँ से आपको आइडिया मिल रहा है, जो यहाँ से कंटेंट मिल रहा है, उसको भी लिखिए और बस पढ़िए। एक बुक को 10 बार पढ़ना बेटर है ना कि 10 बुक को एक एक बार पढ़ना। ठीक है, तो इसमें टाइम बहुत वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सेलेक्ट ही नहीं हो पा रहा है कि कौन सी बुक अच्छी है, अरे जाइए कोई भी एक बुक जो देख लीजिए कि इसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, जिसने पूरा सिलेबस कंप्लीट दिया है अपनी बुक में, लेते आइए। उसमें क्या इतना सोच विचार करना। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपको है नहीं मार्केट में, दो तीन राइटर्स की बुक आती है, उसी में से जिसकी बुक आपको समझ में आती है एक लेते आइए। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ईएमआरएस के लिए कंटेंट प्रोवाइड करिए। मुझे सच में मेरा बड़ा मन है कि मैं ईएमआरएस के लिए काम करूं या उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए काम करूं जिनके लिए आपको कंटेंट की ज़रूरत है। पर ट्रस्ट में मेरे पास भी अपने कुछ काम हैं और मुझे लगता है कि मुझसे जितना हो पाता है मैं ऑलरेडी करती हूँ। यहाँ पे एलटी ग्रेड मेंस अभी लेके चल रहे हैं, जीआईसी लेक्चरर के कुछ क्रिटिसिज्म का पार्ट मुझे वीडियो बनाना है, उस पर मैं बनाती हूँ। अगर यहाँ से कुछ जो भी हेल्प मिल सकता है आप लोगों को आंसर राइटिंग में, ड्राफ्टिंग में, या अगर ये पोएम्स एल टी के सिलेबस में है तो यहाँ से हेल्प लेते रहिए। ठीक है, अभी इतना ही हो पा रहा है एंड आई एम सो सॉरी कि मैं आप लोगों के लिए और कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए अगर हम इसका अब आंसर देखेंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। ठीक है, कि पावरफुल विजन ऑफ मॉडर्न केओस, मोरल कोलैप्स, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज थ्रू इट्स रिच सिंबॉलिज्म एंड इमेजरी।
देखिए, आप लोग एक बार पोयम का समरी एटलीस्ट जरूर पढ़ लिया करिए, ठीक है। लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये जो पोयम है द सेकंड कमिंग, ये पोयम एक क्विंटेसेंशियल पोयम है, यानी कि एक मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोयम है मॉडर्न एज की। मुझे लगता है पूरे इंग्लिश लिटरेचर में मुझे कुछ कविताएं पसंद हैं, उसमें से सबसे पहली पोयम है द सेकंड कमिंग। आप लोग भी पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए और बहुत सोच के पढ़िए, बहुत अच्छी है ये पोयम। तो हमारा आंसर ये है, W.B. Yeats द सेकंड कमिंग, इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे। W.B. Yeats द सेकंड कमिंग presents a frightening picture of the modern world। फ्राइटनिंग मतलब डराने वाला, ठीक है। presents a frightening picture of the modern world। मॉडर्न जो वर्ल्ड है, जो ये जो मॉडर्न वर्ल्ड का जो पिक्चर है, जो कि बहुत डराने वाला है। फिल्ड विथ केओस, जो कि केओस से भरा हुआ है, वायलेंस से भरा हुआ है, एंड मोरल ब्रेकडाउन, और मोरल ब्रेकडाउन से भरा हुआ है। इस पिक्चर को द सेकेंड कमिंग में W.B. प्रेजेंट करते हैं। कुछ पोएम्स इमॉर्टल होती हैं इन द सेंस कि ये कब की लिखी गई है, ठीक है। ये 20th सेंचुरी में लिखी गई है, अभी 21st सेंचुरी चल रहा है, अभी भी ये पोएम उतनी ही रेलिवेंट है, अभी भी द वेस्टलैंड अभी भी उतनी ही रेलिवेंट है, ठीक है। तो मोरल ब्रेकडाउन, चाहे वायलेंस ले लीजिए, चाहे केओस ले लीजिए, सब कुछ है किसमें, द सेकेंड कमिंग में। रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1914 टू 1918, ये सब डेट्स आप एकदम रटे रहिए, ठीक है। तो ये कब लिखी गई, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लिखी गई। द पोएम शोज इट्स बिलीफ, ये पोएम क्या करती है, शोज करती है। अब शोज के जगह पे आप सजेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सजेस्ट कर सकते हैं, मिरर्स कर सकते हैं, तो खेला करिए वर्ड से, ठीक है। शोज इट्स बिलीफ, उनके इस विश्वास को दिखाती है दैट कि द ओल्ड सोशल एंड मोरल ऑर्डर, जो पुराना सोशल और मोरल ऑर्डर है, हैज़ कोलैप्स्ड, वो टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है। एंड दैट, और यह कि द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स द डार्क एंड अनसर्टेन फ्यूचर। अभी भी है ये चीज़, तो अभी भी सच है कि जो दुनिया है, द वर्ल्ड है, इज मूव कर रही है, बढ़ रही है टूवर्ड्स, किसके तरफ, अ डार्क एंड अनसर्टेन फ्यूचर। फ्यूचर कैसा दिख रहा है, डार्क और अनसर्टेन, अनिश्चित, कुछ पता ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या है। दुनिया इस तरफ मुड़ रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये पोस्ट मॉडर्न एरा है, बट मॉडर्न एरा का भी जो पिक्चर है वो अभी भी सूटेबल है ना। तो ये आपने देख लिया कि सेकंड कमिंग क्या कर रही है, प्रेजेंट कर रही है एक फ्राइटनिंग पिक्चर को, एक डरावना पिक्चर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड फिल्ड विद केओस, वायलेंस एंड मोरल ब्रेकडाउन से भरा पड़ा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लिखी गई थी। द पोएम शोज इट्स बिलीफ दैट द ओल्ड सोशल एंड मोरल ऑर्डर हैज़ कोलैप्स्ड, खत्म हो चुका है सोशल मोरल ऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं है सोसाइटी में, केओटिक हो चुका है, मोरालिटी तो कहीं कहीं है ही नहीं। एंड दैट द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स अ डार्क एंड अनसर्टेन फ्यूचर, ठीक है। नाउ पैराग्राफ चेंज। द पोएम बिगिंस विद ए स्ट्रॉन्ग इमेज ऑफ डिसऑर्डर। अब इस पूरे पोएम में सिर्फ इमेजेस हैं, इमेजेस के माध्यम से जो है बात अपनी W.B. कहने को आगे बढ़ रहे हैं। और मॉडर्न एज की जो पोइट्री है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे इस बात कि जो मॉडर्न एज की जो पोइट्री है वो इमेजरी एंड सिंबॉलिज्म के लिए ही जानी जाती है। ये फीचर है मॉडर्न पोइट्री की, ठीक है। इमेजरी वो होती है जब आप शब्दों के माध्यम से पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, वो होती है इमेजरी। एंड सिंबॉलिज्म, जब एक कोई पिक्चर बहुत सारी चीज़ों को सिंबलाइज करता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं सिंबॉलिज्म। जब आप उन छोटे छोटे सिंबल की स्टडी करते हैं, उसको पढ़ते हैं, लिखते हैं, तब आप कहते हैं सिंबॉलिज्म, ISM, ठीक है। तो इसमें इमेजरी बहुत है। पोएम ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमेजरी से स्टार्ट होती है। द पोएम बिगिंस विद स्ट्रॉन्ग इमेज ऑफ डिसऑर्डर। वो क्या है डिसऑर्डर, अभी लाइन है, ठीक है। थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। जो थिंग्स हैं, जो चीज़ें हैं, फॉल अपार्ट, वो टूट के बिखर रही हैं, फॉल अपार्ट, अलग अलग टूट के बिखर रही हैं। द सेंटर कैन नॉट
होल्ड, और जो सेंटर है वो चीज़ों को होल्ड ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सेंटर जो है वो सेंटर होल्ड नहीं कर पा रहा है। जब ये मैं ग्रेजुएशन में पढ़ रही थी तो हमारे प्रोफेसर ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि आपने गांव, अगर आप गांव के बैकग्राउंड से होंगे तो आप एक जात, हाँ जात नाम सुने होंगे, जिसमें दाल वाल दरा जाता है, दाल को अलग किया जाता है, दाल बनाया जाता है, ठीक है। साबुत दाल को बनाने वाला दाल बनाया जाता है, जात। उस जात में क्या होता है, दो पत्थर होता है और बीच में एक लकड़ी होती है, और उस लकड़ी से दोनों पत्थर कनेक्टेड होते हैं। आप एक होल रहता है, होल में दाल डालते हैं, चलाते हैं और दाल टूटती है, ठीक है। जब दाल टूटती है तो वो आप बीच में डालते हैं और वो फिर वहाँ से बीच से हटते 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 किनारे से आके नीचे दाल बन के गिरती है। हमारे प्रोफेसर ने बताया कि जो दाल सेंटर में जो लकड़ी होती है, जो सेंटर होता है ना, जहाँ जो बीच में दोनों को कनेक्ट किया रहता है, अगर वहाँ पे जो दाल चिपक गई तो वो टूटती भी नहीं है, वो नहीं पीसी जाती, ठीक है, वो नहीं टूटती। तो उन्होंने कहा था कि जब आप सेंटर सेंटर से चिपके रहते हैं, सेंटर को पकड़ के रखते हैं, तो आपका डिस्ट्रक्शन उतनी जल्दी नहीं होता, या आप बच जाते हैं, आप डिस्ट्रक्शन से बच जाते हैं, बर्बाद होने से, कोलैप्स होने से बच जाते हैं। आप जितना सेंटर से दूर जाएंगे, दाल का जो टुकड़ा है, मान लीजिए कोई भी कोई भी आप ले लीजिए, अरहर अरहर का जो टुकड़ा है, ठीक है, जो दाना है, वो दाना जितना सेंटर से दूर जाएगा, ठीक है, उतना ही चांसेस है कि वो तुरंत टूट जाएगा, उसको पीस दिया जाएगा, ठीक है। तो इस जितना आप सेंटर सेंटर क्या है यहाँ पे, सेंटर गॉड है, सेंटर गॉड है, अथॉरिटी है, डिसिप्लिन है। आप जितना सेंटर से दूर जाते हैं उतना ही आपके बर्बादी का टाइम बहुत जल्दी आपके पास आ जाता है, आप इस दुनिया के झंझावात में फंस जाते हैं, ठीक है। आप सेंटर को पकड़े रहिए। और मॉडर्न एज में क्या हो रहा है, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। सेंटर से हम इतने दूर चले गए हैं कि सेंटर अब हमें पकड़ नहीं पा रहा है, गॉड भी अब हमें पकड़ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम इतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। तो इस तरह से आप एक्सप्लेनेशन, अलग अलग एक्सप्लेनेशन अपने दिमाग में सोचा करिए और पढ़ाया करिए। अपने अगल बगल कोई ऐसा मिले, ज़बरदस्ती पकड़ के पढ़ाइए कि सुनो मुझे ये पोएम तुमको पढ़ानी है। उस प्रोसेस में आपको बहुत अच्छे से आ जाता है समझ। दिस लाइन शोज दैट द वैल्यूज विच वंस हेल्ड सोसाइटी टुगेदर। ये लाइन बताती है कि द वैल्यूज, वो वैल्यूज विच वंस हेल्ड, जो एक समय में सोसाइटी को एक साथ बनाए हुए थे, ऐसे वैल्यूज, ऐसे नियम, ऐसे डिसिप्लिन्स जो कभी सोसाइटी को एक बना कर रखे थे, हैव लॉस्ट देयर पावर। अब वो पावरलेस हो गए हैं, उन वैल्यूज़ का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब कब नहीं होता, जब आप वैल्यू को मानना बंद कर देते हैं, जब आप वैल्यू से डरना छोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, पावरलेस हो जाते हैं। द इमेज ऑफ द फैल्कन, एक इमेज इसमें है कि फैल्कन, फैल्कन एक बर्ड होता है, ठीक है। द इमेज ऑफ द फैल्कन फ्लाइंग अवे फ्रॉम द फैल्कनर, फैल्कनर जो उसको उड़ाने वाला है, ठीक है, यानी फैल्कनर मालिक है और फैल्कन उसका सब्जेक्ट है। तो फैल्कनर से बहुत दूर फैल्कन उड़ रहा है, इतना दूर चला गया कि फैल्कनर उसको पकड़ ही नहीं पा रहा है। फैल्कनर कौन है, सेंटर है, और फैल्कन कौन है, थिंग्स है, हम लोग हैं, ठीक है। ये जो इमेज है फैल्कन और फैल्कनर का, ये क्या सजेस्ट करता है, सजेस्ट दैट ह्यूमन बींग्स हैव मूव्ड अवे फ्रॉम रिलीजन, डिसिप्लिन्स एंड मोरल गाइडेंस। कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो आप और हम हैं, मूव्ड अवे, हम बहुत दूर चले गए हैं, कहाँ से, फ्रॉम रिलीजन, डिसिप्लिन एंड मोरल गाइडेंस। मोरल गाइडेंस से भी रिलीजन, डिसिप्लिन, सबसे बहुत दूर चले गए हैं। हमारी लाइफ में ना रिलीजन है, ना डिसिप्लिन है, ना मोरल गाइडेंस है। अब तो रिलीजन बस एक कंटेंट रह गया है, फ़ोटो खिंचाना है, रील बनाना है, दिखाना है कि हम कितने रिलीजियस हैं, और सभी उन्हीं जगहों पे जाना है जहाँ पे इतनी भीड़ है। भीड़ में कितनी पूजा होती होगी, कितना माइंड आपका रिलैक्स होता होगा, वो तो आप ही जानते होंगे। एज अ रिजल्ट वायलेंस एंड कन्फ्यूजन स्प्रेड एवरीवेयर। और जब आप रिलीजन, डिसिप्लिन, मोरल गाइडेंस से दूर चले जाते हैं, एज अ रिजल्ट, उसका रिजल्ट ये होता है वायलेंस एंड कन्फ्यूजन स्प्रेड एवरीवेयर। तो वायलेंस हर जगह फैला है, क्यों? क्योंकि आप भगवान से डर नहीं रहे हैं तो आप वायलेंट हो जाएंगे। एंड कन्फ्यूजन स्प्रेड एवरीवेयर, मोरल गाइडेंस ही नहीं है, मोरालिटी ही नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इंसान कंफ्यूज हुआ पड़ा है। डुबर बीच में कहते ही हैं मैथ्यू आर्नल्ड, ठीक है।
स्वेप्ट विद कंफ्यूजिंग अलार्म्स, वो लाइन आई है ना वहाँ पे, डिस्क्राइब्ड इन द लाइन, और ये किस लाइन में डिस्क्राइब की गई है, मैर अनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में क्या है, सिर्फ एनार्की फैली हुई है, डिसऑर्डर, एनार्की मतलब डिसऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं है, सोशल मोरल ऑर्डर इज कोलैप्स्ड। ठीक, तो ये लाइन टेक्स्ट की है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ है, ईट्स फर्दर शोज मोरल कोलैप्स बाई सेइंग, अब ये मोरल कोलैप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, और कहते हैं, ये क्या कहते हुए मोरल कोलैप्स दिखा रहे हैं, द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, ये इस पोएम की लाइन है, की लाइन। मुझे याद नहीं है कि मैं कितने एग्जाम्स में बैठी हूँ, नेट हो, सेट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, और अगर सिलेबस में ये पोएम है तो ये लाइन न आई हो। ठीक, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे मोरल कोलैप्स कैसे हो रहा है, इस लाइन का मतलब क्या है, द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन, जो अच्छे लोग हैं समाज के, वो उनके पास कन्विक्शन नहीं है, भरोसा नहीं है, वो डाउट से भरे पड़े हैं, वाइल द वर्स्ट, जो सबसे बुरा है समाज में, आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, वो पैशनेट है, वो एकदम डाउट है ही नहीं उसके पास, वो एकदम कंफर्म है कि नहीं, वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, कॉन्फिडेंस है, डिटर्मिन है। ठीक है, अब ऐसे में जो अच्छे लोग हैं वो पीछे हट रहे हैं, अरे पता नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, लेकिन जो वर्स्ट लोग हैं उनके पास इतनी इंटेंसिटी है, इतने पैशनेट हैं वो चीज़ों को करने के लिए, तो बुरा इंसान जब पैशनेट हो जाएगा तो बुरा चीज़ ही तो करेगा, बुरा काम ही तो करेगा, तो समाज में वैसे भी अनार्की और डिसऑर्डर फैल जाएगा। ठीक है, गुड पीपल हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस एंड पर्पस, जो अच्छे लोग हैं, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, उनके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है, एंड पर्पस, और ना ही उनके पास कोई पर्पस, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना है, वाइल क्रूएल एंड सेल्फिश फोर्सेज हैव बिकम स्ट्रॉन्ग, लेकिन समाज में जो क्रूएल हैं और जो सेल्फिश लोग हैं, ठीक है, हैव बिकम स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। आप लोग बहुत अच्छे से रिलेट कर रहे होंगे आज के टाइम में। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये आज की ही पोयम है। इंस्टेड ऑफ होपफुल क्रिश्चियन आइडिया ऑफ क्राइस्ट रिटर्न, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में ये कहा गया है कि क्राइस्ट रिटर्न माना गया है, कि क्राइस्ट बार बार पैदा होंगे और लोगों को ज्ञान दे के, मोरालिटी दे के, उनको प्रीच करके उनको इस दुनिया के झंझावात से, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से वो मुक्त करेंगे और उनको हेवन में पहुंचाएंगे। ठीक, ये बिलीफ है क्रिश्चियन मैथोलॉजी में। तो इसके बारे में क्रिश्चियन आइडिया ऑफ क्राइस्ट रिटर्न, क्राइस्ट के रिटर्न के इस क्रिश्चियन आइडिया के बारे में होपफुल होने के बजाय, इंस्टेड के बजाय, ईट्स, जो WB ईट्स है, इमेजिन्स अ टेरिफाइंग रफ बीस्ट, वो इमेजिन करते हैं, ठीक है, एक टेरिफाइंग, डरावना, भयानक, रफ बीस्ट, एक भयानक बीस्ट, ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स, ठीक है, जो मूव कर रहा है किसके तरफ, बेथलेहम, बेथलेहम की तरफ जा रहा है। ठीक है, दिस इमेज, ये जो इमेज है, ठीक है, कि एक बीस्ट है, एक जानवर है और बेथलेहम की तरफ जा रहा है, ये एक प्लेस है, सजेस्ट दैट, ये जो इमेज है ये सजेस्ट करता है क्या, द बर्थ ऑफ क्रूएल एंड ब्रूटल न्यू एज। होपफुल नहीं है, वो कह रहे हैं कि ये दिखा रहा है बीस्ट, इतने खूंखार बीस्ट का इमेज ये दिखा रहा है कि आगे चल के जो फ्यूचर है वो बहुत क्रूअल एंड ब्रूटल एज होने वाला है, जो न्यू एज आने वाला है, जो न्यू एज का बर्थ होने वाला है, वो कैसा है, क्रूअल है एंड ब्रूटल है। ठीक है, दो पावरफुल इमेजेस एंड सिंबल्स थ्रो पावरफुल इमेजेस एंड सिंबल्स, पावरफुल इमेजेस और सिंबल्स के माध्यम से द सेकंड कमिंग, ये जो पोयम है सेकंड कमिंग, वॉर्न्स ऑफ अ वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया के लिए वॉर्न करती है, हमें सचेत करती है, वेयर, जहाँ ट्रेडिशनल वैल्यूज आर डिस्ट्रॉयड, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज होंगे वो डिस्ट्रॉयड हो गए होंगे, लिविंग ह्यूमैनिटी सराउंडेड बाय फियर, और जो ह्यूमैनिटी होगी
वो कैसे, वो सिर्फ फियर, उसके अगल बगल सिर्फ डर होगा। लिविंग, ये छोड़ने वाला लिविंग है, ठीक है। लिविंग ह्यूमैनिटी सराउंडेड बाय फियर, और वो एक ऐसी ह्यूमैनिटी को पैदा करेगी, मतलब एक ऐसी दुनिया जहाँ पे ऐसी ह्यूमैनिटी होगी जो सिर्फ फियर होगा उसके में, कन्फ्यूजन होगा एंड मोरल डार्कनेस। देखिए मोरालिटी की बहुत बात होती है मॉडर्न एज में, बी इट डब्ल्यू बी ईट्स और बी इट टी एस एलियट, ये लोग मोरालिटी की बात बहुत ज़्यादा करते हैं। मोरालिटी, मोरल स्टेरिलिटी, मोरल वेस्टलैंड सॉरी, मोरल डार्कनेस, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ये लोग बात करते हैं। और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, आज के टाइम में भी आप देखिए मोरालिटी हैज़ गॉन फ्रॉम द विंडो, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसमें इमेजरी है, इसमें जो केओस एंड फॉल ऑफ सोसाइटी सब दिखाया गया है। आप इसको प्रिपेयर करेंगे। कुछ लाइंस हैं ये, वैसे तो ये पूरी पोएम इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे कहूँगी कि आप पूरी पोएम को रट जाइए, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि मॉडर्न एज को डिस्क्राइब करो, तो आप कहें कि पोएम पढ़ लीजिए द सेकेंड कमिंग, वही तो है पूरा मॉडर्न एज, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका एक ओपनिंग लाइन रखा है, टर्निंग एंड टर्निंग इनटू द वाइडनिंग जायर, द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर, टर्निंग एंड टर्निंग इनटू द वाइडनिंग जायर। जायर का कॉन्सेप्ट डब्ल्यू बी ईट्स ने दिया था, ये ध्यान रखिएगा। जायर ये होता है ऐसे 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 ऐसे, ये ऊपर की तरफ आता है, ये ऐसे से समझिए कि ये ऊपर की तरफ, ये सबसे टॉप पे है, और ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 ये नीचे की तरफ जा रहा है। ये है आपका सेंटर, और यहाँ पे है आपका थिंग्स, ये आप और हम हैं, और यहाँ पे है गॉड, ठीक। तो ये जायर का ये क्या है, टर्निंग एंड टर्निंग एंड टर्निंग एंड टर्निंग, ये जायर का कॉन्सेप्ट डब्ल्यू बी ईट्स ने दिया है कि जो फैल्कन है, ठीक है, ये फैल्कनर यहाँ पे है, द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कनर। ये जो यहाँ पे फैल्कनर है वो फैल्कन है, वो फैल्कनर यहाँ पे है, ये गॉड है, हम हैं, हम गॉड को सुन ही नहीं पा रहे हैं। जो फैल्कन है यहाँ पे बैठा हुआ है, वो फैल्कनर को सुन नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि बहुत दूर आ चुका है। थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। ये जो सेंटर है वहाँ से चीज़ें बहुत दूर आ चुकी हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट, चीज़ें बहुत दूर चली गई हैं, अलग अलग बिखर चुकी हैं। द सेंटर कैन नॉट होल्ड, और सेंटर पकड़ नहीं पा रहा है अब। मैर एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सिर्फ एनार्की, लूज्ड मतलब ढीला पड़ जाना। कहाँ पे? दुनिया में। दुनिया में कोई चीज़ ढीला पड़ जाना यानी कि पूरी दुनिया भरी पड़ी है अनार्की से, सोशल डिसऑर्डर से, केओस से, ठीक है। श्योरली सम रिवोल्यूशन इज एट हैंड। अब ये दूसरा पैसेज है नीचे का, ठीक है। यहाँ तक एक था ओपनिंग लाइन, बिगनिंग लाइन था। मैर एनार, यहाँ तक सॉरी, श्योरली सम रिवोल्यूशन इज एट हैंड। राइटर कह रहा है कि निश्चित है कि कोई रिवोल्यूशन, कोई अवतार होने वाला है। एट हैंड मतलब वेरी नियर, बहुत नज़दीक है, कोई अवतार होना बहुत नज़दीक है। श्योरली द सेकेंड कमिंग इज एट हैंड। और राइटर कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि सेकेंड कमिंग निश्चित है, ठीक है। द सेकेंड कमिंग, हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट। जैसे ही मैंने बोला सेकेंड कमिंग, मैंने मुश्किल से वर्ड्स मेरे मुंह से निकले ही थे। आर दोज वर्ड्स आउट, मुश्किल से वर्ड्स मेरे मुंह से निकले ही थे। व्हेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिटस मंडी, एक बहुत बड़ा इमेज आउट ऑफ स्पिरिटस मंडी, मेरे स्पिरिटस मंडी से निकला। ट्रबल्स माई साइट, और वो इमेज इतना भयानक है, इतना बड़ा है कि मेरे आँखों को ट्रबल कर रहा है, मैं उसको क्लियरली देख नहीं पा रहा हूँ। स्पिरिटस मंडी मतलब एक स्टोर हाउस ऑफ इमेजेस, स्टोर हाउस ऑफ इमेजेस। देखिए एक ऐसा स्टोर हाउस, उसमें बहुत सारे इमेजेस हैं, और वो इमेजेस का एक्सेस सबके पास है, चाहे वो इंडिया में बैठा इंसान, चाहे वो अमेरिका में बैठा इंसान, चाहे कहीं भी बैठा इंसान। एक ऐसा स्टोर हाउस है अनकॉन्शियस के माइंड में कि वो सबको जोड़ के रखता है। अगर आपको किसी चीज़ की इंडिया में बैठ के नीड महसूस होती है, अमेरिका में भी बैठे इंसान को नीड महसूस होती है, और वो उसी बेस पे इन्वेंशन करता है। इंडिया में भी इन्वेंशन होते हैं, यानी कि कुछ तो है जो सबको जोड़ के रखा है, ठीक है। वही है स्पिरिटस मंडी, स्टोर हाउस है इमेजेस का, ठीक है। तो
और एक दो लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पोएम की, बहुत फेमस है। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, इसको मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था। तो ये रहा आपका ये क्वेश्चन द सेकेंड कमिंग से, ठीक है। और इसको आप प्रिपेयर करेंगे। एक क्वेश्चन और नेक्स्ट डे मतलब कल इस पे एक और क्वेश्चन आएगा सेलिंग टू बाइजेंटियम से, ठीक है। एक चीज़ और मुझे बतानी थी कि आप लोग साथ ही साथ अपने लैंग्वेज पे थोड़ा काम करते रहिए, ठीक है। अपने आप को एक्सपोज करिए इंग्लिश को, ठीक है। इंग्लिश से अपने आप को एक्सपोज करिए, एक्सपोजर होना चाहिए आपके माइंड को। इंटरव्यू सुना करिए, ठीक है। जितना सुनेंगे उतना ही आपका माइंड इंग्लिश में प्रोसेस करना स्टार्ट करेगा। एक आता है फर्स्ट पोस्ट करके, मैंने ग्रुप में सेंड भी किया है। फर्स्ट पोस्ट करके एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है। उसमें पालकी शर्मा करके एक स्पीकर, वो बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत क्लियर बोलती हैं, स्लो बोलती हैं, और बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स और एक्सप्रेशन फ्रेजेस वो यूज़ करती हैं। आप उनको सुना करिए डेली 10 मिनट्स। कोई एक वीडियो लगा लीजिए उनका 1 आवर का, 30 मिनट्स का। डेली 10 मिनट्स सुनिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, सुनिए, वीडियो को पॉज करिए, और जो भी आपको उनके स्पीच में, बातचीत में, इंटरव्यूज़ में, पॉडकास्ट में जो भी नया वर्ड्स, नया एक्सप्रेशन, नया ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो 10 मिनट के वीडियो से आपको देखेंगे कि कम से कम 20-25 वर्ड्स, एक्सप्रेशन, फ्रेजेस आपको मिल जाएंगे। अब आप उसको पूरे दिन तैयार करिए, उसको याद करिए, सेंटेंसेस बनाइए, फिर अगले दिन उस 10 मिनट के आगे का 10 मिनट सुनिए, ठीक है। ऐसे करते करते 30 मिनट का वीडियो है तो आप उसको 3 दिन में कंप्लीट करिए। बात ये नहीं है कि आप एक दिन में आधे घंटे सुन लीजिए। आधे घंटे में 30 मिनट के वीडियो में वो बहुत कुछ कंटेंट उनके स्पीच से मिल जाएगा आपको। आपका फोकस होना चाहिए कंटेंट तैयार करने पे। तो बहुत कुछ नहीं करना है, एक कोई चैनल पकड़ लीजिए, डेली 10 मिनट सुनिए, उसको सेंटेंसेस बनाइए, यूज़ करिए, साथ ही साथ अपने लैंग्वेज पे भी काम करते रहिए। ऐसा नहीं है कि जीवन का आखिरी एग्ज़ाम है इंटीग्रेट मेंस, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद आप एज अ टीचर बोलेंगे भी इंग्लिश, पढ़ाएंगे भी इंग्लिश, प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए। तो उन ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, और फ्यूचरिस्टिक बनिए और सीखते रहिए साथ साथ इंग्लिश, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल लिटरेरी एकेडेमिया।